हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पोल साइंस का क्लास 12 का पोल साइंस का चैप्टर 8 पर्यावरण, जो कि आज के टाइम पे एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हम जैसे लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। ये बस कहने वाली बात हो गई है कि पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण का ये करो, पर्यावरण का वो करो, मगर कोई फ़ायदा होता नहीं है। संसद में इस पे डिबेट होते हैं, इसमें 4-10 मंत्री पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ टॉपिक माना जाता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में ना हम जानेंगे कि किस तरह से पर्यावरण के बचाव में कोई काम हुए, कार्यक्रम हुए। इसका विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधन के बढ़ते महत्व की चर्चा करेंगे। और 1960 के दशक में ऐसा क्या हुआ जो कि इसके मतलब पर्यावरण कार्यक्रम में ने जोड़ पकड़ लिया, ठीक। और साथ ही साथ इसके लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि मूलवासी जो होते हैं हमारे देश की, जो मूलवासी यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, जो हम लोग तो मूलवासी हैं नहीं, यहाँ के मूलवासी हैं आदिवासी लोग, तो उनका क्या मानना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि यार हम तो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल, लेकिन फिर यहाँ पे आ गए हम ज्योग्राफी पे, तो ऐसा क्यों। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आधुनिक वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। तो इसकी चिंता क्यों की जाती है वैश्विक राजनीति में। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर्यावरण की चिंता करने के। जैसे पहला पॉइंट है कृषि योग्य भूमि में कमी। कृषि योग्य भूमि में कमी। दूसरा है, हाँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है, विश्व की राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए भी की जा रही है क्योंकि विश्व के अंदर ना जो कृषि योग्य भूमि है उसके लगातार कमी आती जा रही है, और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है यानी कि फर्टिलाइजेशन पावर है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे कि भूमि जो है बंजर होती जा रही है, बैरन होती जा रही है, और लोगों को खाने के लिए जो अन्न उगाएंगे उसके लिए भी ज़मीन कम पड़ती जा रही है। इस वजह से इसकी चिंता ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, दूसरा पॉइंट है इसमें क्या, चारागाहों में कमी। चारागाहों में कमी, इसमें क्या, चारागाहों में कमी में कि 90 के दशक के बाद जो है ना पर्यावरण को लेकर इसलिए भी चिंता बढ़ी है क्योंकि चारागाह में ना चाराओं की कमी होने लगी है। जितने भी चारागाह हैं जहाँ पे हम पशुओं को चराते हैं उसकी कमी होने लगी है, और मछली पालन और मत्स्य पालन में भी जो है दिन ब दिन कमी आती जा रही है। अरे वाजिब सी बात है यार, जब ज़मीन ही बंजर होती जाएगी तो चारागाहों में कमी आएगी ही आएगी। तो ये इस वजह से जो है हमें विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता करनी जरूरी है। तीसरा कारण है यूएनओ की रिपोर्ट। इसमें क्या है, सन 2006 में ना यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार विकासशील देशों में ना 2 अरब लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे कि 3 लाख बच्चों की मृत्यु होती जा रही है। ये कब आई थी रिपोर्ट, सन 2006 में।
और अगर लेटेस्ट अपडेट देखें 2020 का, तो अब ये आंकड़ा बढ़ के कम से कम 4 लाख, अप्रॉक्स 4 लाख अरब के करीब हो गया है कि 4 अरब लोग हैं विकासशील देशों के 2020 में जिनको कि पानी, स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जिससे वजह से उनके बच्चों या फिर उनको जो है विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है, जिससे उनकी मृत्यु होती जा रही है। चौथा, वनों की कटाई। वनों की कटाई इसमें क्या है कि विश्व की राजनीति में ना पर्यावरण की चिंता इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ना विश्व के अंदर अंधाधुंध तरीके से वनों की कटाई की जा रही है, जिससे कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि एनवायरनमेंट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसे कि हम आए दिन देखते रहते हैं, आग लग जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है, कहीं पे बारिश ही नहीं होती, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, किसी जगह ऐसा होता है कि ज़मीन फटने लग जाती है, किसी जगह बादल फट जाते हैं। तो ये सब किसके कारण से हो रहा है? वनों की कटाई की वजह से। इसलिए जो है इसलिए जो है पर्यावरण, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता करना जरूरी है। 5वां है पॉइंट कि समुद्र जल की गुणवत्ता में कमी। समुद्र जल की गुणवत्ता में कमी। इसमें क्या है 5वें में, मतलब इस पॉइंट में, कि मानव क्रियाकलापों की वजह से जो है ना समुद्र के जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। जैसा कि इसका साफ साफ उदाहरण देखते हैं। हर साल, अभी कुछ साल पहले जो है एक व्हेल मरी हुई पाई गई थी, और कुछ दिनों पहले अभी जो बहुत सारी मछलियाँ, मरी हुई मछलियाँ तैर रही थी पानी के ऊपर। तो ये सब किस कारण से हो रहा है? ये उससे जलीय जीव, मतलब जो समुद्र का पानी है उसकी गुणवत्ता कम हो गई है, वो पीने लायक नहीं रह गया उनके लिए, जिस वजह से जो है वो जलीय जीव जो है उनका जीवन खतरे में आ जाता है, जिससे कि ये विश्व राजनीति में हमें इसकी चिंता करनी जरूरी है। और छठा है जैव विविधता में कमी। जैव विविधता में कमी। इसमें क्या है, जो हम दिन ब दिन पेड़ काटते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे धरती के ऊपर वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है। जो हमारे यूवी रेज हैं वो धरती पे आ रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कि पर्यावरण की प्रणाली जो है दिन प्रतिदिन अलग थलग पड़ती जा रही है, जिससे कि जैव विविधता को हानि पहुंच रही है। यानी कि जो हमारे जैव मंडल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जो कि बहुत ही हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस वजह से जो है विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता करना जरूरी है। अब है कि जो ये संपदा यानी कि ये पर्यावरण जो है ये किसी एक देश की तो संपदा है नहीं कि नहीं, अगर मैं रक्षा करूँगा तो दूसरे देश की भी रक्षा हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। यह पूरे देश की सारी संपदा है। तो इसमें बोलता है कि अब इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। ठीक, तो इसके लिए ना बहुत सारे काम किए गए हैं इसको बचाने के लिए, जो मैं अभी इस क्वेश्चन में डिफाइन हो जाएगा। कि एक क्वेश्चन है कि साझी परंतु जिम्मेदारी अलग अलग सिद्धांत को स्पष्ट करें। ये क्या है साझी? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। इस साझी परंतु जिम्मेदारी अलग अलग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पर्यावरण क्या है, एक पूरी साझी संपदा है, सबकी है, मतलब पूरे विश्व की संपदा है, मगर इसको जो है बचाने के लिए क्या सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए? यानी कि
जो नियम कानून विकसित देशों पे लागू होगा, क्या वही नियम कानून विकासशील देशों पर भी लागू होगा? तो इसका उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो तो विकसित हो ही गए हैं पहले ही। अब जो विकासशील देश है उनको तो विकसित होना है ना, तो उन पे सेम सिद्धांत तो लागू नहीं हो सकता। तो वही देखते हैं सिद्धांत आखिर कहता क्या है। तो इस सिद्धांत की पहली बात क्या है कि जो दक्षिण के विकासशील देश है ना, उनका ये मानना है, ये पैरा में पूरा बनेगा, ये जो आंसर होगा इसका ये पूरा पैरा में बनेगा, कोई पॉइंट नहीं बनेगा इसका। उसका दक्षिण के विकासशील देशों का यह तर्क है कि पर्यावरण को नुकसान जो है ना विकसित देशों के उद्योगों से हुआ है, इसलिए जो है ना उनको बचाने की बचाने की जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा है, इसका दूसरा बनता है कि विकसित देशों के उद्योगों से ही जो है ना जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हुआ है, इसलिए पर्यावरण के प्रति विकसित देशों की भूमिका काफ़ी अहम होगी। ये दूसरा पॉइंट था, यानी कि जो विकसित देश हैं उनके जो उद्योग लगाते हैं उससे जो है हमारे जैव तंत्र को, जैव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को उसके उद्योग से ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिससे कि जो है पर्यावरण को खतरा बना है और उसको बचाने की जिम्मेदारी विकसित देशों की ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा बनता है कि विकासशील देशों का एक तर्क यह भी है कि जो नियम कानून विकसित देशों पर लगाए गए हैं उन नियम कानूनों को विकासशील देशों पर ना लगाया जाए, क्योंकि विकासशील देश जो है अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर ही रहे हैं। और चौथा इसमें है कि जो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें यह सहमति हुई थी कि पर्यावरण जो है विश्व की साझी परंतु जिम्मेदारी अलग अलग का सिद्धांत माना जाएगा पर्यावरण को। ठीक, अब एक क्वेश्चन आगे का बनता है। अब तो हम विश्व के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं भारत के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण मसले पर भारत के पक्ष का विश्लेषण करें। भारत के पक्ष का विश्लेषण करें। ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण के मुद्दे पर जो है भारत का क्या पक्ष है उसके बारे में बताएं। तो मतलब भारत ने आखिर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में बताएं। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है कार्बन की मात्रा में कमी, कार्बन की मात्रा में कमी। इसमें क्या है, इसमें है कि भारत में जो पर्यावरण के पक्ष में ना काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने जो है अपने अंदर कार्बन की मात्रा में काफ़ी कमी की है, और इसका यह मानना है कि सन 2030 तक जो है ना भारत दूसरे देशों के मुकाबले कार्बन का इस्तेमाल सबसे कम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, गैस की मात्रा में कमी नहीं, सिर्फ कार्बन की मात्रा में कार्बन का इस्तेमाल सबसे कम करेगा। कब तक? 2030 तक। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। अब ये क्या है, तो सन 2001 में जो है ना ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यानी कि सन 2001 में ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की गई थी। कब? 2001 में क्या लागू की गई थी? ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को भी पास किया गया, जिसमें कि प्राकृतिक गैसों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। इसमें क्या कहा गया था?
कि ऑटो फ्यूल पॉलिसी कब लागू की गई? 2001 में ऑटो फ्यूल पॉलिसी। और उसी साल जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया, जिसमें कि पर्यावरण प्राकृतिक गैसों के इस्तेमाल की बात की गई, जिसके कारण अभी देखते हैं कि जैसे शिरडी का साईं मंदिर, उसमें पूरी सौर ऊर्जा से चलता है। और बहुत से ऐसे मंदिर जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे ही चलते हैं, और बहुत से संस्थान भी हैं ऐसे। तीसरा पॉइंट है भारत का पर्यावरण कार्यक्रम में हिस्सा। पर्यावरण कार्यक्रम में हिस्सा, यानी कि भारत जो है, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, या इंटरनेशनल या नेशनल स्तर पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उस सब में हिस्सा लेता है। जैसे कि रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, इन सब में भारत भाग लेता आ रहा है, और जिससे कि भारत की जागरूकता दिखती है, जो कि सिर्फ कहने वाली बात होती है, भारत के अंदर तो कुछ नहीं होता। खैर, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे लोकल पीपल हो, कोई जागरूक नहीं है पर्यावरण को लेकर। अब ये लिख मत देना एग्जाम में, नहीं तो बस तुम्हारे नंबर, तुम्हारे बस इस नंबर के जितने ही आएंगे तुम्हारे नंबर भी। चौथा है बायोडीजल का इस्तेमाल। बायोडीजल का इस्तेमाल, इस पॉइंट में क्या है, भारत सरकार ने कई हेक्टेयर भूमि का जो है ना निर्धारण किया है, इसमें कि वो बायोडीजल प्लांट लगाएंगे, जिसमें कि बायोगैस का अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। बायोगैस मतलब जो कि गोबर से गैस बनते हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए उसने कई हेक्टेयर भूमि का निर्धारण किया है, वहाँ पे गोबर जमा किया जाएगा और उससे फिर गैस बनाया जाएगा, जिसका कि इस्तेमाल होगा। पाँचवा हो गया, छठा है बिजली अधिनियम। बिजली अधिनियम, अब ये क्या है, बिजली अधिनियम क्या है? सन 2003 में ना सरकार ने एक बिजली अधिनियम पास किया था, जिसके अंतर्गत बिजली को दोबारा दोबारा इस्तेमाल पर जोर दिया गया था, यानी कि रीयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया था। कब ये पास किया गया था अधिनियम? 2003 में रीयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अधिनियम पास किया गया, जिसमें रीयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर जोर दिया गया था। और छठा और लास्ट पॉइंट है इसका, स्वच्छ ईंधन। स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ईंधन का मतलब क्या होता है? ये पेट्रोल डीजल नहीं, स्वच्छ ईंधन जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, तो वो होते हैं स्वच्छ ईंधन। जैसे कि भारत सरकार ने स्वच्छ ईंधन को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी है, जिसके अंतर्गत स्वच्छ कोयला व दूसरे खनिजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, जिससे कि पर्यावरण को ज़्यादा हानि नहीं होती है। इस बीच में आपको मैंने एक बोला था कि पर्यावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेता है भारत ने किस में हिस्सा लिया? रियो डी जेनेरियो में जो रियो सम्मेलन हुआ था, और एक क्योटो प्रोटोकॉल समझौते में हिस्सा लिया है। अब ये देखते हैं कि ये दोनों थे क्या, कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और रियो डी जेनेरियो यानी कि रियो सम्मेलन क्या है। अब देखते हैं हम सबसे पहले रियो सम्मेलन क्या था, यानी कि रियो सम्मेलन क्या था। रियो सम्मेलन ये क्या था कि सन 1992 में 1992 में ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील का एक शहर है, कहाँ, क्या नाम है उसका? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, इसमें ना रियो डी जेनेरियो में सन 1992 में एक ये सम्मेलन किया गया था, पर्यावरण सम्मेलन, जिसको कि इसको पहला पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया था, यानी कि आधारभूत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया था, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाई जाएगी। सिर्फ बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जो डेवलपमेंट किया जाता है उसको
सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसको सीधे सीधे हम जान सकते हैं। और दूसरा देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल समझौता क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता, प्रोटोकॉल समझौता देखते हैं ये क्या है। तो सन 1997 में जो है ना, जापान का एक शहर है, क्या नाम है उसका, क्योटो। ये किसका शहर है, जापान का एक शहर है क्योटो। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसमें इस समझौते में जो है ना, विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। इसको कि क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कहा जाता है। यानी कि इस समझौते में क्या था कि जो विकसित देश हैं वो जो है ग्रीन हाउस गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो उत्सर्जन कम करेंगे, यानी कि इनका बहुत कम यूज करेंगे। इसका समझौता हुआ था इस क्योटो प्रोटोकॉल में। अब देखते हैं कि मूलवासी किसे कहते हैं। मूलवासी किसे कहते हैं। मूलवासी किसे कहते हैं, तो मूलवासी जो है सन 1982 में यूएनओ ने एक परिभाषा दी थी कि एक क्षेत्र में किसी संस्कृति के लोग जो बहुत दिनों से निवास कर रहे थे और उन पर किसी दूसरी संस्कृति के लोगों ने जब कब्जा कर लिया तो उनके वंशजों को जो है मूलवासी कहेंगे। यानी कि जो संस्कृति के लोग शुरू से ही किसी भूमि पर रहते आ रहे हैं, उनके जो वंशज होंगे वो क्या कहलाएंगे, मूलवासी कहलाएंगे। ठीक, जैसे कि हमारे आदिवासी, हमको मूलवासी कहा जाता है। अमेरिका में जो रेड इंडियन है उनको मूलवासी कहा जाता है। तो वैसे मूलवासी की परिभाषा ये है कि एक संस्कृति के लोग जो बहुत दिनों से निवास करते आ रहे हैं, मगर जो है उनको किसी दूसरी संस्कृति के लोगों द्वारा विस्थापित कर दिया गया या फिर उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया, तो उनके जो वंशज हैं, यानी कि जो पहले संस्कृति के लोग वंशज हैं, वो मूलवासी कहलाएंगे। ठीक, अब देखते हैं इनके अधिकार क्या क्या होते हैं। मूलवासी को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। हम सबको पता है कि मूलवासी का आजकल कोई वजूद है नहीं, कोई वजूद है नहीं उसका, मूलवासी को उनके पास ना कोई अधिकार है। तो ये देखते हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। मूलवासी के अधिकार क्या क्या हैं या फिर क्या दिए जाने चाहिए। तो पहला, मूलवासियों को पहला राजनीतिक अधिकार देना चाहिए, राजनीतिक अधिकार। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार। और तीसरा देना चाहिए आवास का अधिकार। और चौथा क्या देना चाहिए इन लोगों को, सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या है कि मूलवासियों को जो है राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो भी वोट डाल सकें और सरकार के कामों में हिस्सा ले सकें, ताकि वो अपने आप को मुख्य धारा में ला सकें। जो हमारी मुख्य धारा है उसमें अपने आप को ला सकें, इनको ये अधिकार मिलने चाहिए। उनका दूसरा अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि जो है जो उनके प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे वे अपना जीवन यापन कर सकें और साथ ही साथ उनकी वो रक्षा भी कर सकें। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चिपको मूवमेंट हुआ था और बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, तो वो नर्मदा मूवमेंट हुआ था, तो ताकि वो उनकी रक्षा भी कर सकें और
वो अपना जीवन यापन भी कर सकें। तीसरा, आवास का अधिकार। तो मूलवासियों को तीसरा अधिकार भी जो मिलना चाहिए वो है आवास का, ताकि वह जो अपने जीवन को ना सही तरीके से जी सके एवं अपने परिवार का जो है विकास कर सके। वो उनके जंगलों में ही रहे, पर वो उनको वहाँ पे एक ज़मीन मुहैया कराया जाए ताकि वो वहाँ पे अपना घर बना के रह सकें और अपना तथा अपने परिवार का तथा जंगल का विकास कर सकें। चौथा है सांस्कृतिक अधिकार। अभी तक जो है ना आदिवासियों को यानी कि मूलवासियों को जो अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा तो उनके सांस्कृतिक अधिकार पे पहुंचा है। क्यों? क्योंकि मूलवासियों के पास में जो सांस्कृतिक अधिकार थे वो लगभग हंसिए पे चला गया। उनकी संस्कृति जो पूरी तरह से हंसिए पे चली गई है। वो जो अपनी संस्कृति को बचा नहीं सके हैं, तो उन्हें सांस्कृतिक अधिकार दिए जाना चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति को बचा सकें, अपनी संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। जैसे कि अभी जो मध्य प्रदेश की गोंड जाति है उसकी कुछ अलग संस्कृति होती है। जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जैसे कि इधर मुंडा जाति के लोग होते हैं उनकी कुछ अधिक अलग संस्कृति होती है। लेकिन इन सब की संस्कृति जो है आज के आधुनिक दौर में ख़त्म हो गई है, तो वो अपनी संस्कृति को बचा कर अपना जीवन यापन कर सकें, ये उन्हें एक मिलना चाहिए अधिकार। और ये आज का जो क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि संसाधनों की भू राजनीति को विस्तार पूर्वक बताइए। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जिनको लेकर आने वाले टाइम में युद्ध हो सकता है, उसके बारे में बताइए। तो पहला कौन है? तेल संसाधन। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना तेल एक ऐसा संसाधन है जिसकी मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और हम सबको पता है कि पूरी दुनिया ही जो है किस पे चल रही है? तेल पे चल रही है। अगर तेल ख़त्म तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और इराक और सऊदी अरब में, और जो दुनिया की दो सबसे बड़े तेल निर्यातक देश हैं, यानी कि इराक और सऊदी अरब में भी जो तेल के भंडार जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर लोगों का जो है विश्व के अंदर इसको लेकर आपस में युद्ध हो सकता है। दूसरा, जल संसाधन। अभी जल क्या है? तो विश्व में जल एक ऐसा संसाधन है जिसपे पूरा मानव जाति टिकी हुई है। यानी कि अगर जल नहीं तो कल नहीं, सबने सुना होगा ना। तो इस पे पूरे मानव जाति टिकी हुई है। अगर और जो वर्तमान टाइम में जो है ना ये पीने योग्य पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है एवं जल का स्तर भी काफ़ी कम होता जा रहा है। यानी कि पीने योग्य जल का स्तर जो है बहुत ही कम होता जा रहा है, जिससे कि आगे चलकर देशों के बीच इसको लेकर युद्ध हो सकता है। तीसरा कारण है, तीसरा जो इसके मतलब जो है भू राजनीति, यानी कि वन संसाधन। ये क्या है? वन संसाधन। तो समकालीन विश्व में ना कई सारे देशों ने अपने लाभ के लिए जो है ना लाभ के लिए और इमारत बनाने के लिए जो है वनों की अंधाधुंध तरीके से कटाई की है, जिसके कारण जो है ना वन की मात्रा काफ़ी कम हो गई है। और आगे चलकर वनों को लेकर जो है ना देश के बीच आपसी मतभेद या युद्ध होने की संभावना अधिक दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आज का ये चैप्टर पूरा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें, मुझे फेसबुक पर फॉलो करें ताकि मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।